अब कॉस्ट अकाउंटिंग का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, मटेरियल का चैप्टर अपना चल रहा था और लगभग सारा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा बहुत बाकी है वो भी बताऊंगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स कराऊंगा ताकि एग्जाम में यदि छोटे छोटे कोई प्रैक्टिकल भी आए तो आप लोग उसको कवर कर पाओ। तो वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन लगभग अपना पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत पेंडिंग है वो भी बता। ठीक है, कल हमने एक बात की थी कि भाई नॉर्मल लॉस, सामान्य क्षय जो होता है, सामान्य हानि भी कह सकते हो आप। क्षय का वैसे मीनिंग वेस्ट होता है, मैंने ऐसे लिख दिया। नॉर्मल लॉस सामान्य हानि जो हुई है, आप मान लो रॉ मटेरियल आपने खरीद के स्टोर में रखा और वहां पे वो सूख गया या सिकुड़ गया या कोई भी कारण से जो नॉर्मल लॉस हो गया, तो आप लोगों को पता है कि नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम जनरली क्या करते हैं कि दूसरी जो गुड यूनिट होती है उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो, चाहे कोई मेथड से कर रहे हो, फीफो से कर रहे हो, लिफो से कर रहे हो, सिंपल एवरेज से कर रहे हो, वेटेड एवरेज से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन सारे कल आपको बता ही थे मैंने। काम जनरली ये चार ही आते हैं। तो उस केस में जब अकाउंटिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो तो नॉर्मल लॉस को दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो तरीका पता ही है आपको, दूसरे गुड्स की कॉस्ट को क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, और इन्फ्लेट करके और नॉर्मल लॉस जो है वो दूसरी गुड्स में चार्ज कर देते हैं। दूसरा तरीका है कि आप नॉर्मल लॉस को फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ट्रीट कर सकते हो और उसको फैक्ट्री ओवरहेड में डाल सकते हो। जब आपका माल बनेगा, प्रोडक्शन होगा, तो जो आप अपनी कॉस्ट शीट बनाओगे या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे तो उसमें फैक्ट्री ओवरहेड में आप उसको डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों केस हो सकते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बन सकता है। जनरली हमें यही पता रहता है कि भाई नॉर्मल लॉस से हम केवल दूसरे गुड्स की कॉस्ट को क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, लेकिन उसको फैक्ट्री ओवरहेड की तरह भी माना जा सकता है। दोनों केस आपको ध्यान, ठीक है। ये तो बात हो गई अपने नॉर्मल लॉस की। उसके बाद एक होता है मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालना। हालांकि ये रेशियो के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन रेशियो के चैप्टर में एक्चुअल में मटेरियल टर्नओवर रेशियो में मिलता नहीं है, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के अंदर ही दे रखा है। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए जितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया है एक स्पेसिफिक पीरियड में, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन अ स्पेसिफिक पीरियड अपॉन में करेंगे एवरेज स्टॉक ऑफ दैट स्पेसिफिक पीरियड। इस फॉर्मूले से मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को पता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो आप निकालते हो कहाँ पे, रेशियो के चैप्टर में, तो फॉर्मूला क्या लगाते हो, याद है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो में ये कहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। वो फिनिश्ड स्टॉक के लिए होता है, लेकिन ये रॉ मटेरियल का जब निकालोगे ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह क्या लेना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना है, और एवरेज स्टॉक भी रॉ मटेरियल का ही लेना है, फिनिश्ड गुड्स का नहीं। ठीक है ना? तो रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वेंट्री, जैसे एक होती है स्लो मूविंग इन्वेंट्री। स्लो मूविंग इन्वेंट्री जो होती है मतलब बहुत बिजनेस में कम काम आती है, हमारे ज्यादा काम नहीं आती, तो उसका स्टॉक जो है वो एकदम मिनिमम ही रखा जाता है। फिर जब ज्यादा काम ही नहीं आती तो थोड़ा सा स्टॉक ही रखते हैं, उसका ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाता। एक होता है डोरमेट इन्वेंट्री। डोरमेट इन्वेंट्री का मतलब हो गया निष्क्रिय स्टॉक। निष्क्रिय स्टॉक यदि आपके पास में कोई पड़ा है जो काम ही नहीं आ रहा है,
तो उसको जनरली स्टोर से हटा देना चाहिए, वो कोई काम का है नहीं। एक होता है ऑब्सोलीट स्टॉक, अप्रचलित स्टॉक। अप्रचलित या आउट ऑफ फैशन कह सकते हो। कोई हमारा स्टॉक ऐसा है जो आउट ऑफ फैशन हो गया है, अब हमें वो यूज करना ही नहीं है, कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि वो माल लोग खरीदते ही नहीं है, है ना। तो आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो उसको भी स्टोर से क्या कर देना चाहिए, हटा देना। ठीक है, राइट ऑफ कर दो। हाँ, राइट ऑफ ही करेंगे। तो राइट ऑफ एक्चुअल में वर्ड जो है ना, वो हम फाइनेंशियल अकाउंट में यूज करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली राइट ऑफ वर्ड यूज कम ही करते हैं, हम करते नहीं, है ना। तो इसलिए हमने इसी तरह से। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। मटेरियल के चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन तो इतना ही है अपने पास में, इससे ज्यादा अब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाहर क्वेश्चन जा नहीं सकता, जितना आपको बताया है इन 3-4 दिन में मैंने, उससे ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन देखने की जरूरत नहीं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे स्टॉक लेवल वगैरह के, ईओक्यू के, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थोड़े देखने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। देखो, एक क्वेश्चन नोट करता हूं मैं। एक फैक्ट्री है, उसकी रिक्वायरमेंट है 1500 यूनिट्स पर मंथ। फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1500 यूनिट पर मंथ। और एक यूनिट मार्केट से खरीदेंगे तो उसकी परचेज प्राइस है 27 रुपीज 27 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150 रुपए। ठीक है, उसके बाद में इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 20%। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि एक तो ईओक्यू कैलकुलेट करो, और एक पूछा है साल भर में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़े, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए। ठीक है ना। हाँ, बोल भी तो रहा हूं मैं, साथ साथ में लिख लो। रिक्वायरमेंट 1500 यूनिट पर मंथ है, परचेज प्राइस 27 रुपए है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 150 150 है, कैरिंग कॉस्ट 20% है। आपको एक तो ईओक्यू कैलकुलेट करना है, और एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देने पड़ेंगे साल में वो कैलकुलेट। अब आपको पता है कि ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है अपना, √2AO अपॉन सी। √2। रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है बताओ, 1500, 18,000। बिल्कुल सही है, ये रिक्वायरमेंट पर मंथ गिवन है, और हमें चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है ना। तो 1500 यूनिट पर मंथ चाहिए, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। 18,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट है अपनी 150 150, अपॉन में कैरिंग कॉस्ट 20%। तो 20% किस पे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था परचेज प्राइस पे निकाला जाता है हमेशा कैरिंग कॉस्ट। तो 27 रुपीज का 20% मतलब 5 रुपए 40। तो इस फॉर्मूले से ईयूक्यू कैलकुलेट हो जाएगा अपना 1000 यूनिट। ये तो हो गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आपको पूछ रहा है कि आपको साल भर में ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको 18,000 यूनिट चाहिए, और एक बार में आप 1000 यूनिट मंगाओगे, तो 18 बार ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स
इन ईयर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 18,000 अपॉन 1000 कर रहे हो ना, 18,000 क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, अपॉन 1000 किस चीज की कर रहे हो, ईओक्यू। 18,000 अपॉन 1000 मतलब साल भर में आपको 18 ऑर्डर, 18 ऑर्डर आप यदि देते हो तो आपका काम चल जाए। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन कराया मैंने आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन गिवन है, पहली शर्त लिखी है, ऑर्डर टू बी मल्टीपल इन 100। और इधर लिख देता हूं, उधर यदि आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन इस साइड में लिख देता हूं। पहली शर्त है, ऑर्डर शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 100। मतलब ऑर्डर जो होना चाहिए वो 100 के मल्टीपल में ही दे सकते हो। दूसरी बात बताइए, रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी है 3 लाख यूनिट। फिर परचेज प्राइस जो है पर यूनिट वो आपकी है 3 रुपीज, 3 रुपए। फिर कैरिंग कॉस्ट जो है 10% है, ठीक है। उसके बाद में रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस। अच्छा, ये कैरिंग कॉस्ट जो है ना, ये आपके 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेज है 0.45 पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर देने की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपए। और डिजायर्ड सेफ्टी स्टॉक, डिजायर्ड सेफ्टी स्टॉक है 10,000 यूनिट। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, एक तो ईओक्यू निकालना है। तो ईओक्यू तो पहले हम निकाल लेते हैं। देखो, फॉर्मूला क्या है अपना, √2 AO अपॉन सी। टू ए कितना, एनुअल रिक्वायरमेंट 3 लाख यूनिट की है अपनी। ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपए है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 0.30 प्लस 0.45, बिल्कुल सही है। क्योंकि 3 रुपए आपकी परचेज प्राइस है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे 10% रिटर्न चाहिए। तो कैरिंग कॉस्ट केवल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही थोड़ी होता है, कैरिंग कॉस्ट में रेंट और इंश्योरेंस का खर्चा भी तो जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 3 रुपए का 10%, 30 पैसे तो ये हुआ, और प्लस 45 पैसा आपका रेंट और एक्सपेंसेज का लग रहा है, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालो कितना आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट जो है क्या, 0.45 रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना, देखो अपना पर यूनिट ही होगा, तो पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट पर एनम ही तो होती है अपनी। मल्टीप्लाई नहीं किया है, एक तो कैरिंग कॉस्ट थी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
जो 10% है, तो 3 रुपए का 10% वो तो लेंगे ही, 30 पैसा, और प्लस 45 पैसा रेंट का और है, टोटल 75 पैसा हो गया ना। ठीक है, तो 4000 यूनिट तो अपनी ईओक्यू हो गई। सेकंड क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर, एक ईयर में कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो आपको टोटल 3 लाख यूनिट चाहिए, और एक बार में आप 4000 यूनिट मंगाओगे, तो 3 लाख अपॉन 4000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देने पड़ेंगे, पूरे साल में 75 ऑर्डर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन पूछा है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू ऑर्डर, दो ऑर्डर के बीच में टाइम ड्यूरेशन गैप कितने दिन का रखना चाहिए, ये कैसे निकालोगे बताओ। दो ऑर्डर के बीच में गैप, नंबर ऑफ डेज, बिल्कुल सही है भाई। टोटल 365 दिन आपको माल खरीदना है, तो 365 दिन में 75 ऑर्डर देने हैं आपको, तो 75 से डिवाइड कर दो, तो एक ऑर्डर में लगभग 5 दिन हो गया। पूरा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 375 होता तो पूरा होता, तो नियर अबाउट लगभग 5 दिन का समय आपको हर 5 दिन से एक ऑर्डर देना पड़ेगा, 3000 यूनिट। ठीक है, 4000 यूनिट का, सॉरी, ईओक्यू 4000 यूनिट। तो ये 100 के मल्टीपल में ही तो है 4000। यदि आपका ईओक्यू यहाँ 4000 की जगह आ जाता 3966, तो आपको ऑर्डर 4000 का ही देना पड़ता, 100 के मल्टीपल में ही देना। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन एक हो गया। और उसके बाद एक और लेते हैं क्वेश्चन, क्या है देखो। अच्छा, एक और डिस्काउंट ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन है, वो भी पिछला क्वेश्चन जो कराया था उसी से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन यही है, बाकी बड़े हैं तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन लेना नहीं है अपने को। पिछले क्वेश्चन में अपनी ए एनुअल रिक्वायरमेंट 18,000 थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपए थी, 150 रुपए थी। कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस कितनी थी 18,000 की, 27 रुपए थी, 27, और कैरिंग कॉस्ट थी 20%। ये क्वेश्चन था अपना। तो इसमें हमने ईओक्यू निकाला था 1000 यूनिट का, आंसर ईओक्यू का हमने कितना निकाला था। अब आपको डिस्काउंट ऑफर दे दे यदि सप्लायर, कि भाई आप 1000 की जगह एक साथ 1200 यूनिट यदि खरीदोगे, 1200 यूनिट एक साथ परचेज करोगे, तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। और आपको पूछा जाता है कि भाई ये डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन समझने के लिए जरूरी है एक क्वेश्चन करना इस टाइप का, तो हम कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले 1000 यूनिट जो यूक्यू निकाला है ना हमने, उसके ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं, जब यूक्यू कितना है अपना 1000 यूनिट है, क्योंकि हम 1000 के हिसाब से परचेज करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया भी था इसकी थ्योरी में कि टोटल कॉस्ट में 3 चीजें लेनी है। कौन कौन सी, एक तो लेनी है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट होगी 18,000 यूनिट को 27 रुपए के हिसाब से जब आप परचेज करोगे, तो पैसे लगेंगे आपके 4,86,000। उसके बाद लेनी है आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ए अपॉन ईओक्यू मल्टीप्लाई ओ। तो ए एनुअल रिक्वायरमेंट है अपनी 18,000 यूनिट की, ईओक्यू हमने निकाला है 1000 यूनिट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है अपनी 150। तो ये आ जाएगी आपके 2700 रुपए।
और कैरिंग कॉस्ट निकालूं या निकालने की जरूरत नहीं है? कैसे निकालूं कैरिंग कॉस्ट? वही तो बात है ना। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि आप ईओक्यू पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम ही आएगी, तो निकालना ही क्यों है, फालतू टाइम वेस्ट करना जरूरी है? मैंने आपको बताया था दोनों सेम आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा, यदि आप एक्चुअल ईओक्यू से परचेज कर रहे हो तो। समझ गए बात को? यही आप 1000 की जगह 1200 यूनिट खरीदोगे ना, तब सेम नहीं आएगा। एक्चुअल में हमने जो ईओक्यू निकाला है उसी ईओक्यू से आप यदि माल खरीद रहे हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम आएगी। तो ये हो गई आपके टोटल 491 4। अब डिस्काउंट ऑफर मिला अपने को। डिस्काउंट ऑफर में आपको 1200 यूनिट खरीदने के लिए कहा गया है एक साथ, तो आपको 2% डिस्काउंट देगा। 2% देगा तो परचेज प्राइस 27 में से 2% कम हो जाएगी, 26.46। तो फिर आपका सी कैरिंग कॉस्ट भी तो चेंज होगी, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट तो इसी का 20% निकाला जाता है। तो 26.46 का 20% निकालेंगे 5.292। 5.292। अब आप इसकी टोटल कॉस्ट निकालो। देखो, सबसे पहले परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट यूनिट तो आपको 18,000 ही खरीदनी है साल भर में, लेकिन अब आपके खरीदने की प्राइस लगेगी 26.46, क्योंकि 2% डिस्काउंट मिल गया है अपने को। तो 476,280। ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करेंगे, ए अपॉन ईओ क्यू मल्टीप्लाई ओ। ए अपना है 18,000, ईओ क्यू अब 1200 हो गया है, क्योंकि हम 1000 के हिसाब से नहीं खरीद रहे, 1200 के हिसाब से खरीद रहे हैं, तो अपॉन 1200। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 150, तो ये आ जाएगी आपके 2250 रुपए। और अब कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग के सेम नहीं आ सकती। तो क्या करते हैं कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए? ईओ क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई सी। ईओ क्यू आप 1200 यूनिट ले रहे हो, अपॉन 2, और कैरिंग कॉस्ट हमने निकाली थी 5.292, 3175। तीनों को ऐड करेंगे तो 481,705। अब देखो, आपने यदि डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और अपने ईओक्यू पे चलोगे 1000 यूनिट के ईओक्यू पे, तब तो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 491,400। और यदि आप डिफरेंट सॉरी डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो उस केस में आपकी कॉस्ट 481,705 आ जाएगी। मतलब इस केस से कम आ रही है तो आपको डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लेना। हालांकि इतने बड़े क्वेश्चन का कोई रोल नहीं होता हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन छोटी छोटी जो पॉइंट है ना, जैसे एक ये पॉइंट आया सिमिलर वाला, ये क्लियर हो गया, या ये चीजें निकालनी आ जाए, तो फिर आप छोटे छोटे पॉइंट को, बड़े क्वेश्चन को एक बार कर लेते हैं तो छोटे पॉइंट ऑटोमेटिकली साथ साथ में बहुत सारे एक साथ छोटे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। और देखते हैं, नेक्स्ट टाइम से जो क्वेश्चन करेंगे हम, चलो ये चैप्टर तो निकाल लेते हैं, ये दूसरे चैप्टर से जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्वेश्चन पहले लिख के आपको ग्रुप में भेज दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन लिखने का टाइम वेस्ट होता है। हाँ,
शायद मेरे को जहां तक याद आ रहा है पिछले बार कैलकुलेटर शायद अलाउड था, मतलब जो कंप्यूटर हमें दिया गया था ऑनलाइन वाला, उसमें कंप्यूटर में ही कैलकुलेटर ओपन हो रहा था। नहीं, फिजिकली आपको कैलकुलेटर नहीं ले जाने देंगे। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो जो ऑनलाइन का फॉर्मेट खुलेगा ना, वहाँ एक कैलकुलेटर का ऑप्शन होगा, उस कैलकुलेटर को खोल के आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। वो कंप्यूटर के अंदर ही होगा, मतलब फिजिकली नहीं ले जाने देंगे। जहां तक मेरे को याद आ रहा है था, 99% था। ठीक है ना। चलो एक अपने ऑर्डर लेवल्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल पूछा है, एक पूछा है मैक्सिमम लेवल, एक पूछा है मिनिमम लेवल, और एक पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल। ये 4 लेवल पूछे। इंफॉर्मेशन आपको दी है, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज रिलेटिंग टू द ऑर्डर, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपए। फिर नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एनुअल रिक्वायरमेंट है अपनी 5000। परचेज प्राइस पर यूनिट है आपके 50 रुपए। परचेज प्राइस पर यूनिट है 50 रुपए। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 1 यूनिट, मतलब कैरिंग कॉस्ट है 10%। और टाइम दिया है लीड टाइम जिसमें मिनिमम है 10 दिन, नहीं मिनिमम है 6 दिन, मैक्सिमम है 15 दिन, और एवरेज है 20 दिन। मिनिमम है 6 दिन, एवरेज है 10 दिन, और मैक्सिमम है 15। ठीक है। और यूजेज भी दिया है डेली, पर डे। मिनिमम है यूजेज 10 यूनिट, एवरेज है 15 यूनिट, और मैक्सिमम है 20 यूनिट। अब ये आपको चीजें निकालनी है। तो ये सारी चीजें निकालने से पहले ईओक्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कई फॉर्मूला में ईओक्यू यूज आएगा। तो ईओक्यू तो निकालना ही निकालना है। तो पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे, √2AO/C। ये एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 5000 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपए। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी परचेज प्राइस का 10%, 50 का 10% है 5 रुपए। सॉल्व कर लेंगे इसको। 200 यूनिट, ये अपनी ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। चलो अब ये जो चीजें निकाली, इनके फॉर्मूले अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको याद होंगे, क्योंकि रटना नहीं था फॉर्मूला, मैंने आपको समझा दिए थे कैसे याद रखने, है ना। तो सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए लेवल्स के। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या याद ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम। ठीक है ना। मैक्सिमम यूजेज पर डे कितना है अपना, 20 यूनिट, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 15 दिन है। तो रीऑर्डर लेवल तो अपना हो गया 300 यूनिट। उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, रीऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस क्या करते हैं, मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। मैक्सिमम के लिए मिनिमम लेते हैं, बताया था ना आपको। तो रीऑर्डर लेवल तो अभी निकाला है हमने 300,
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इसको रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, आपको पता ही है, 200 यूनिट माइनस मिनिमम यूजेज है 10 यूनिट का और 6 दिन है। तो मिनिमम यूजेज 10 यूनिट्स है और मिनिमम पीरियड 6 दिन है, 440 यूनिट। उसके बाद आपको निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम का फॉर्मूला किसके ऊपर होता है? एवरेज के ऊपर, है ना। क्या फॉर्मूला लेते हैं? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज मल्टीप्लाई एवरेज, यही लेते हैं या चेंज है? नहीं, यही होता है, इसीलिए मैंने पूछ रहा हूँ दोबारा आपसे कि चेंज है या यही है। ईओक्यू इसमें नहीं आएगा, ईओक्यू केवल इसमें आता है, ठीक है ना। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल है 300 यूनिट, एवरेज 15 यूनिट और 10 दिन, 15 इंटू 10, आंसर आ गया 150। और एवरेज स्टॉक लेवल का विशेष ध्यान रखना, देखो मान लो आपको एग्जाम में कोई एवरेज स्टॉक लेवल पूछ ले, तो एवरेज स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला एक तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन 2 है ही, पता है आपको कितना। तो 440 प्लस 150 अपॉन 2 कितना आएगा? 295। लेकिन एवरेज का जो एक अल्टरनेट फॉर्मूला और बताया था ना मैंने, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। भले आपको सारी चीजें मिनिमम एवरेज मैक्सिमम सब दी हुई है, तो भी वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा बताया था अल्टरनेट फॉर्मूला, याद है? एवरेज स्टॉक का अल्टरनेट मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो वो फॉर्मूला भी, उन दोनों से आंसर चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखना। यदि आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो आंसर फिर 295 नहीं आएगा, आंसर चेंज हो जाता है। तो इसके आपको दोनों फॉर्मूला एनी टाइम ध्यान रखना। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है अपना? 150। हाफ ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू अपना 200 है, तो 200 का हाफ 100। तो इस फॉर्मूले से आपका एवरेज स्टॉक लेवल 250 आएगा। तो हाँ, वो इसीलिए तो आपको कह रहा हूं कि दोनों निकाल के देखो किससे आंसर आ रहा है। देखो बेसिकली तो ये यूज करना है, वो तो अल्टरनेट है। मान लो दोनों ऑप्शन गिवन होना, तब तो 295 ही आंसर दोगे। अब 295 आंसर उसमें नहीं है, 250 आंसर है, तो फिर ये यूज, ये अल्टरनेट है। बेसिक फॉर्मूला तो वही है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लेवल्स के ऊपर और कर। अब कल कुछ क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद में नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, मटेरियल को एंड। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो